So we were studying bases last time. Bases हमने देखा था कि बेसिस भी सेट ऑफ वेक्टर्स ही होता है, और कोई ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो किसी स्पेस को स्पैन भी करता हो और वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी हो। अ, इन दो प्रॉपर्टीज वाले सेट को आप बेसिस कहते हैं, उस वेक्टर स्पेस का बेसिस जिसको ये स्पैन करते थे। सो इफ यू हैव वेक्टर स्पेस V और उसमें आपके पास n वेक्टर्स का सेट है, V1 V2 Vn तक, अगर ये स्पेस V को स्पैन करते हैं, यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से स्पेस वेक्टर स्पेस V का कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है, उसके हर पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, तो फिर आप कहेंगे कि ये n वेक्टर्स V को स्पैन करते हैं। इन एडिशन, अगर ये n वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कोई कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, सारे फर्क है, तो फिर आप कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं, स्पैन भी करते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो फिर इस सेट को आप कहेंगे दिस इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V। यानी अगर आपके पास जेब में सिर्फ ये वेक्टर्स पड़े हैं, तो इन एसेंस आपके पास पूरी वेक्टर स्पेस पड़ी। इफ यू हैव द बेसिस वेक्टर्स विद यू, यू हैव द होल वेक्टर स्पेस विद यू। यानी उसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट्स इन बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सो R2 के जो दो बेसिस वेक्टर्स हैं, जिनको आप ट्रेडिशनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते थे, पूरी इन्फिनिट टू डिमेंशनल स्पेस, इन्फिनिटली बड़ी, वो आप इन दो वेक्टर्स के थ्रू हर जगह उधर पहुंच सकते हैं। इन्फिनिटली बड़ी थ्री डिमेंशनल स्पेस, वो तीन बेसिस वेक्टर्स से पहुंच सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। इन्फिनिटली बड़ी एन डिमेंशनल स्पेस, वो आप एन वेक्टर्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होंगे, एन, E1 E2 En हम उन्हें कह रहे थे। और हमने जहाँ पे बात एंड की थी वो ये थी कि सिमिलरली अगर मेरे पास मेट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है, तो उनके स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होंगे, और इस पे कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी। तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नोटिस के टू डिमेंशनल स्पेस में आप अगर इसको वेक्टर E1 कहते हैं और इसको वेक्टर E2 कहते हैं, तो E1 को आप 1 0 कह रहे थे, E2 वेक्टर को आप 0 1 कह रहे थे। नोटिस कि ये 1 किसी एक जगह पे था और बाकी जगह पे 0 है। इस तरह सेकंड एक्सिस में सेकंड जगह पे 1 था। Rn में जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे, वो भी 1 सिर्फ उस जगह पे था, किसी एक एक्सिस की डायरेक्शन में 1 है। हर एक्सिस की अपनी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे 1 पड़ा, ठीक है। तो अगर आपने, और इस स्पेस में हर पॉइंट भी इस तरह का एक वेक्टर होना था। ये जो मेट्रिसेस की स्पेस है, मेट्रिसेस की स्पेस में जो बेसिस वेक्टर्स हैं, वो भी मेट्रिसेस ही होंगे, और वो भी m/n मेट्रिसेस ही होंगे। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके यहाँ पे 1 पड़ा हो पहली जगह पे, और बाकी सब जगहों पे 0 पड़ा हो, बाकी हर जगह 0 पड़े, ठीक है, सारे का सारे 0, सिर्फ यहाँ पे 1 है। और फिर मेरे पास अगर एक और वेक्टर आ जाए E2, नोटिस मैं इसको वेक्टर कह रहा हूँ, और वो वेक्टर जो है वो भी एक m/n का मैट्रिक्स है, जिसमें यहाँ पे 0 पड़ा है और सेकंड जगह पे 1 पड़ा है और बाकी सारी जगहों पे 0s पड़े हैं, एंड सो ऑन। इसको मैं फिर E1 1 कह देता हूँ, फिर इसको E1 2 कह देता हूँ, और सिमिलरली मेरे पास
वेक्टर आ जाएगा रो m कॉलम n के लिए, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ इसके अंदर मेरे पास हर जगह पे ज़ीरो पड़े होंगे, ठीक है। इधर भी ज़ीरोस पड़े होंगे, सिर्फ आखिरी जगह पे 1 पड़ा होगा m कॉमा n पे, ठीक है। क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इफ आई राइट 3 टाइम्स e1 प्लस 4 टाइम्स e2 plus dot 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 7 times EMN. Oh, I should have written 1 2 and 1 1. अगर मैंने ये किया होता तो कैसा मैट्रिक्स आना था? Can anyone tell me? ये सारे m by n के हैं तो आंसर भी m by n आना था, पर उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या लिखा होना था उसके अंदर? Anyone? नहीं. Anyone else? फर्स्ट एंट्री होने की 3, सेकंड इसकी 4 होने की और लास्ट वाली 7 होने की, दरमियान में नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यप, ये हम कह सकते हैं कि E11 जो है वो तो सारी वैल्यू 0 है, उसके अंदर सिर्फ एक जगह पे 1 पड़ा था, उस जगह पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, बाकी जगह पे 3 इंटू 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी अ मैट्रिक्स m by n साइज का, जिसके यहाँ पे 3 पड़ा होगा, बाकी सब जगहों पे 0 पड़ा होगा। और इस केस में एक मैट्रिक्स आ जाएगा सेकंड केस में, जहाँ पे यहाँ पे 0 पड़ा होगा, यहाँ पे 4 होगा, बाकी हर जगह पे 0 पड़ा होगा, ठीक है। एंड सो ऑन। इस तरह 7 वाला एक आ जाएगा मैट्रिक्स, जिसके सिर्फ एंड पे 7 पड़ा होगा, बाकी हर जगह पे 0 पड़ा होगा, ठीक है। और जब इनको ऐड करेंगे तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसपे ये इंडिविजुअल जगहों पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इजंट दिस k1 टाइम्स e11 प्लस k2 टाइम्स e12 प्लस एंड सो ऑन, या k11, इसको आप कोफिशिएंट k11 कह दें, इसको कोफिशिएंट ऑफ k12 कह दें, एंड सो ऑन, इसको कोफिशिएंट kmn कह दें, it's a coefficient of EMN। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं कोई भी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड बेसिस फॉर द स्पेस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ साइज m by n। इस पे कोई सवाल नहीं? Any questions? Any questions? मोहम्मद अब्दुल्ला बैठे हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला। Is Mohammad Abdullah present? आपके पास है माइक है या नहीं?
अब्दुल्ला, डू यू ओके, डू यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है? अब्दुल्ला, डू यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है? Are you following? Okay. मोहम्मद ताहिर बैठे, मोहम्मद ताहिर। Yes, sir. मोहम्मद ताहिर, आपको क्या समझ आया फिलहाल स्टैंडर्ड बेसिस m by n मैट्रिसेस का? जी ताहिर, क्या समझ आया आपको? यही पे ये जो है ये 1 1 में एंट्री परसेंटेज सिर्फ 1 होगी और उसके बाद सेकंड एंट्री E1 2 में आपकी आवाज़ कट गई या आप खामोश हो गए? नो सर। किस बात पे नो का है? कटने पे या खामोश होने पे? अच्छा, यानी आवाज़ कटी है। यस सर। अच्छा, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये बेसिस की हम बात कर क्यों रहे हैं? बेनिफिट का बेसिस का बेनिफिट क्या है? एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर आपके पास बेसिस है तो फिर आपके पास एसेंशियली पूरी वेक्टर स्पेस है, आप किसी भी जगह पहुंच सकते हैं सिर्फ उन बेसिस को यूज़ करके। दूसरा बेनिफिट बेसिस का ये है, वो बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास बेसिस है और उस बेसिस में आपने किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया है और वो रिप्रेजेंटेशन ये है, एक वेक्टर v था, वेक्टर स्पेस v का वेक्टर था वो, और बेसिस जो था वो ये n वेक्टर्स थे। तो आप v को ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन कि बेसिस वेक्टर 1 टाइम्स c1 प्लस c2 टाइम्स बेसिस वेक्टर 2 प्लस सम cn टाइम्स बेसिस वेक्टर n, सो ऑन, पूरे का पूरा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना v की, अब रिप्रेजेंटेशन मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका पहले वेक्टर पे जो कोफिशिएंट है वो c1 है, दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट c2 है, और आखिरी वेक्टर से मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट वो है cn। ये जो n नंबर्स हैं, ये n नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर v को। अगर बेसिस थे ये वेक्टर्स तो फिर इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है n नंबर्स वाली, ये यूनिक होगी, ये एक ही होगी, ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ये बेसिस ना होते तो ये मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस होती, और अगर मैं और आप किसी एक वेक्टर स्पेस में काम कर रहे होते तो मैं आपको कोई n नंबर्स ला के देता और मैं कहता v जो है वो इन n नंबरों से रिप्रेजेंट होता है, और आप कहते कि नहीं v जो है वो ये कोई दूसरे n नंबर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मेरे मुताबिक ये होता और आपके मुताबिक ये होता। आप भी सही कह रहे होते, मैं भी सही कह रहा होता, जबकि हमारे नंबर्स मैच ना कर रहे होते। ठीक है, अगर बेसिस ना होता, ठीक है, तो ये एम्बिग्युइटी रहनी थी, ये कन्फ्यूजन रहनी थी, ये हमारी लड़ाई का चांस एक बन जाना था कि एक ही वेक्टर, उसकी एक ही पॉइंट है उस स्पेस में, सेम पॉइंट पे आप खड़े हैं, उसी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपना जो एड्रेस या लोकेशन बताता हूँ उस स्पेस में, मैं कहता हूँ ये वाले नंबर्स हैं, आप कहते हैं नहीं ये वाले नंबर्स हैं, जबकि दोनों सही कह रहे हैं अगर बेसिस ना होता।
बेसिस होने का फ़ायदा ये है कि जब आप कहेंगे मेरे पास ये n नंबर्स हैं, तो आप एक ख़ास पॉइंट पे खड़े होंगे, और अगर मेरे पास वही n नंबर्स हैं, मैं उन्हीं पॉइंट पे खड़ा हूँ, और अगर मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो नंबर वही होंगे, यूनिक होंगे। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि हमारे पास s जो n वेक्टर्स हैं वो बेसिस हैं, ठीक है। और लेट्स अस्यूम कि v जो है वो ये बाय कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मैं कहने लगा हूँ कि v असल में दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट होता है। v दो तरीकों से रिप्रेजेंट होता है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, ठीक है। इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं c1 c2, मैं इधर नहीं करता, v को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है c वाले कोफिशिएंट्स के साथ, मेरा तरीका, ठीक है। और एक आपका तरीका है जिसमें आप कहते हैं नहीं मेरे कोई और कोफिशिएंट्स हैं और वो k1 है और k2 है और kn है। और जब मैं कहता हूं कि v1 वेक्टर को c1 से स्केल करें और v2 को c2 से स्केल करें और ये लीनियर कॉम्बिनेशन लें c वाले कोफिशिएंट्स के साथ, तो आप v पे पहुंच जाएंगे। उस वक्त आप कहते हैं कि नहीं मैं फ़र्क नंबर्स हैं कोई k1 k2 kn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, इनसे लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा और मैं भी वहीं पहुंचूंगा, ठीक है। अगर दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस v देते हैं, यानी दोनों के लेफ्ट साइड पे v है, तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, लेफ्ट साइड पे जीरो वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे पहले दोनों v वेक्टर थे, v वेक्टर माइनस v वेक्टर इज द जीरो वेक्टर। और राइट साइड पे यहाँ पे c1 था, माइनस किया k1 से, तो पहली टर्म आ गई c1 माइनस k1 इंटू v1, दूसरी टर्म आ गई c2 माइनस k2 इंटू v2, एंड सो ऑन cn माइनस kn टाइम्स vn। अब अगर तो बेसिस थे, बेसिस ये चीज इंप्लाई करता है, बेसिस की क्या दो क्वालिटीज थी, उसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो स्पैन करते हैं v को, ठीक है। और यहाँ हमने बेसिस की पहली क्वालिटी यूज की थी, बेसिस इम्प्लाई करता था कि स्पैन करते होंगे v को, और स्पैन इम्प्लाई करता है कि फिर उन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। तो यहाँ मैंने बेसिस की डेफिनेशन की पहली जो प्रॉपर्टी थी वो यूज़ की है। अगर बेसिस है तो स्पैन करता होगा, स्पैन करता है तो v को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। अब मैं बेसिस की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, अगर बेसिस है तो वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, लीनियर इंडिपेंडेंट आप तब कहते हैं, उसकी डेफिनेशन थी लीनियर इंडिपेंडेंस की, कि कोई भी वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn, इनको आप लीनियर इंडिपेंडेंट तब कहेंगे कि अगर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ली जाए, अगर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ using some coefficients, let me call them m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 mn vn, और ये आंसर अगर ज़ीरो वेक्टर आ जाए, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर m1 को ज़ीरो होना पड़ेगा ज़रूरी, m2 को ज़ीरो होना पड़ेगा ज़रूरी, mn को ज़ीरो होना पड़ेगा ज़रूरी। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। लीनियर इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज कि सिर्फ ये कोफिशिएंट्स ही होंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो कोफिशिएंट्स ही होंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ और ज़ीरो वेक्टर आ जाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉन ज़ीरो के साथ भी आ जाए तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज कि ज़ीरो वेक्टर सिर्फ तब आएगा जब कोफिशिएंट ज़ीरो है, ओके। बेसिस इम्प्लाइज कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो यहाँ पे सिचुएशन आई है, इनमें अगर मैं इस वाले को, यहाँ तो लेफ्ट पे ज़ीरो आ गया और इंडिपेंडेंट भी हैं,
इसका मतलब है ये जो m1 है ये 0 होगा, इसका मतलब है कि ये जो m2 है ये 0 होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो mn है ये 0 होगा, राइट। अगर ये सारे 0 होंगे तो आई कैन सेफली से कि एनी mi will be 0. If any mi is 0, that means ci minus ki is 0 and that means ci equals ki, which means कि जो मैं और आप पहले कह रहे थे कि नहीं मैं तो v को इन नंबरों से रिप्रेजेंट करता हूँ और आप कहते नहीं मैं तो k वाले नंबरों से रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे नंबर्स इक्वल होंगे, फर्क हो ही नहीं सकते अगर ये बेसिस था, ठीक है। अगर ये बेसिस है तो दे विल बी एग्जैक्टली वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ v, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग टू हैव। अगर बेसिस ना होते ये तो फिर हम कंफ्यूज्ड रहते कि कौन से नंबर्स यूज करें, वेक्टर के नंबर्स कौन से वाले, आपके वाले के मेरे वाले या किसी और के, तीनों सही हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो कोफिशिएंट्स जिसको मैं कही जा रहा हूँ, इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। यानी हम अक्सर कहते हैं ना वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वो यही है कि इस एक्सिस में इतना चलो, वाई एक्सिस में इतना चलो, फलां एक्सिस में इतना चलो, ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसके रिलेटिव टू बेसिस एस। व्हाई डू से रिलेटिव टू बेसिस एस? क्योंकि ये बेसिस एस के ही तो वेक्टर्स थे, C1 जो है ये मल्टीप्लाई होना था बेसिस एस के पहले वेक्टर्स, C2 मल्टीप्लाई होना था बेसिस एस के दूसरे वेक्टर्स, एंड सो ऑन, ठीक है। तो रिलेटिव टू बेसिस एस। और अब ये जो पूरे का पूरा वेक्टर है C1 से लेके Cn तक, इसको आप फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर कह देते हैं। यानी ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है कि उनके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिस S में, ये वो कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल नहीं? Dimension. Now that we know basis, let's say आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, let's say उस वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस है और वो बेसिस है वो सेट S उसको कह रहे हैं, कुछ वेक्टर्स हैं उसके अंदर और उसमें ये वाले वेक्टर्स हैं v1 v2 डॉट vn। चूंकि इसमें n वेक्टर्स हैं, चूंकि इसमें n वेक्टर्स हैं, इसलिए इस बेसिस में किसी भी वेक्टर v को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कितने नंबर चाहिए होंगे? आरएस आप भी बताएं कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? n कोऑर्डिनेट्स होंगे, C1 C2 डॉट 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 Cn। ये बताएं कि R2 में आप कैसे लिखते थे? दो कोऑर्डिनेट्स के साथ, ये वाला और ये वाला, और इसको कितने डिमेंशनल स्पेस कहते थे आप? टू डिमेंशनल। इसको टू डिमेंशनल स्पेस कहते थे। यानी जितने आप नंबर्स यूज कर रहे हैं उतनी डिमेंशनैलिटी है। बेसिस में जितने वेक्टर्स होते हैं n, बेसिस में जितने वेक्टर्स होते हैं वो उस वेक्टर स्पेस की डिमेंशनैलिटी होती है। बेसिस में जितने वेक्टर्स, जी सर आपने कहा कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये दो थे तो वो R2 स्पेस थी, फिर आप कह रहे हैं कि वेक्टर जितने होंगे उतने होंगे। लेट्स सी, अभी हमने R2 जो है ये मेरी वेक्टर स्पेस है कैपिटल V, ठीक है, वेक्टर स्पेस मेरी ये है और इसका जो बेसिस है S,
R2 का बेसिस, वो कौन से वेक्टर्स हैं? क्या वो ये वाले वेक्टर नहीं होते थे? एक 1 0 होता था, V1 कहते हैं, V2 होता था 0 1। तो ये कितने वेक्टर्स हुए एस में? तो इस वजह से इस स्पेस को 2 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। इसकी सर ये लेट मी फिनिश C1 C2 इस स्पेस की एक डिमेंशन ये वाला वेक्टर है 1 0, और इस स्पेस की दूसरी डिमेंशन ये वाला वेक्टर है 0 1, अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस। जी आप बताएं। ये C1 C2 फिर क्या है? अब C1 C2 क्या है? अब आप कहते हैं इस स्पेस में ये वाला पॉइंट, ओके, इस पॉइंट को आप एज ए वेक्टर देख लें। वेल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका एक्स एक्सिस पे कोई लेंथ होगी ना इसकी, ए कॉमा बी, ये पॉइंट ए कॉमा बी कहते थे आप, है ना? यस सर। तो मैं इसको जरा C1 C2 कह देता हूँ। ये जो जगह है ये C1 है, एक्स एक्सिस में C1 चलो, और वाई एक्सिस में C2 चलो, जितना आप चल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट होगा C1 C2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और जब मैं वेक्टर v के तौर पे देखूं तो इसके वो जो दो नंबर्स हैं कोऑर्डिनेट्स, वो हैं C1 और C2। यानी अगर आपने v तक पहुंचना है तो दिस इज हाउ यू राइट इट, C1 टाइम्स V1 प्लस C2 टाइम्स V2, and let's expand this further. What is V1? V1 is 1 0, and what is V2? V2 is 0 1. Let's keep going. So the answer will be C1 0 plus C2, plus 0 C2, and let's keep going. You have the final answer, C1 plus 0 is C1, 0 plus C2 is C2, और V equals C1 C2, यही हमने लिखा है, V equals C1 C2। सवाल जी, आपकी कोई कंफ्यूजन दूर हुई या ऐड होगी कंफ्यूजन? दूर हो। ओके, तो जितने वेक्टर्स आप यूज कर रहे हैं वही वेक्टर स्पेस की डिमेंशनैलिटी उसे ही कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस का जो में किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए आपको जो मिनिमम वेक्टर्स चाहिए वो 2 है, वो बेसिस वेक्टर्स होते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस को हम इसलिए 3 डायमेंशनल कहते हैं क्योंकि उसमें 3 वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशंस में आपको चलना पड़ता है। n डायमेंशनल स्पेस में आपको n वेक्टर्स चाहिए होंगे क्योंकि आपने n मुख्तलिफ डायमेंशंस में चलना होगा, ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू हाउ वी स्टार्टेड द लेक्चर, मुझे बताएं, ये हारिस बताएंगे मुझे, the space of matrices of size m by n, इसकी डिमेंशनैलिटी क्या होगी, कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे इसको, इसके बेसिस में, और हमने इसका स्टैंडर्ड बेसिस देखा था पहले, कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे? क्यों m into n क्यों? क्योंकि सर हर एक लोकेशन पर एक वेरिएबल क्या एक डायमेंशन बड़ी होगी हर उसी मैट्रिक्स के हर एक एंट्री पर, हर एंट्री पे
यप, हर एंट्री का अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब आप 3D वेक्टर बनाते हैं तो इसकी एक जो एंट्री होती है वो कोई एक डायरेक्शन होती है, दूसरी एंट्री दूसरी डायरेक्शन होती है, तीसरी एंट्री तीसरी डायरेक्शन में कोई कोफिशिएंट होते हैं। ये 3 मुख्तलिफ डायरेक्शंस के कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपके पास ये कोई वेक्टर बनता है। लेट्स से ABC या C1 C2 C3 ये वाला वेक्टर बनता होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बेस पे ये वाला पॉइंट बनता है और इधर ये वाला पॉइंट, एनीवेज यू प्रॉब्ली गेट द आइडिया कि 3 नंबर चाहिए होंगे आपको, ठीक है। प्रॉब्ली ये वो 3 नंबर होंगे। एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा और एक नंबर हाइट में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह m/n मैट्रिसेस को अगर आपने लिखना है तो उसमें जिस तरह इधर 3 नंबर थे, इधर m इंटू n नंबर्स हैं। इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिमेंशन होनी चाहिए, यानी उस डिमेंशन के ऊपर जो कोफिशिएंट होगा C11 जिसे हम कहेंगे अब, वो यहाँ पे होगा। फिर इस नंबर, ये दूसरी डिमेंशन है, इस डिमेंशन के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है या कोफिशिएंट में कही जा रहा है वो C12 उसे कहेंगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए आपके पास जितने नंबर्स हैं उतनी डिमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे CMN होगा। सो यू नीड m इंटू n वैक्टर्स, और ये m इंटू n वैक्टर्स हमने उस स्लाइड पे 2 स्लाइड्स पहले लिख दिए थे। यहाँ पे ये m इंटू n वैक्टर्स से नीचे हर वेक्टर मैट्रिक्स था। So dimensionality of this matrices की space is m into n. किसी भी वेक्टर स्पेस के जो बेसिस हैं वो कई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो स्टैंडर्ड एक्स वाई एक्सिस था इसको हम कहते थे R2 का बेसिस। पर ये वाले 2 वेक्टर्स अगर मैं ले लूँ, एक ये और एक ये वाला, साइजेस भी इनके फ़र्क हैं, 1 यूनिट वेक्टर्स भी ना हो, अनइक्वल साइजेस के भी हों, और ऑर्थोगोनल भी ना हो, ठीक है। इसको वेक्टर V1 कह दें, इसको वेक्टर V2 कह दें। क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं? एनीवन? यस सर। कैसे? बताइए। नो सर, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये फर्क डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। V1 को स्केल करके, यानी K1 इंटू V1 करके मैं कभी भी V2 नहीं बना सकता। V2 को स्केल करके मैं कभी भी V1 नहीं बना सकता, यानी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई और नहीं बन सकता। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या ये स्पैन करते हैं R2 को? क्या R2 का कोई भी वेक्टर मैं V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ? यस सर। राइट। सो इसका मतलब है कि ये स्पैन तो करते हैं दोनों वेक्टर स्पेस, सॉरी R2 को। So they span R2 and they are linearly independent। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये बेसिस है। This was also a basis, so let's call this basis B for 2-dimensional space. This is also some basis B prime कह देते हैं for the same space. You could have different bases.
जिसमें लेट्स से ये वाला पॉइंट है टू डिमेंशनल स्पेस में, ठीक है। इस पॉइंट का के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है इन बेसिस बी वो ये वाला है, और इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर इन बेसिस बी प्राइम वो ये वाला होगा। यानी फर्क नंबर्स होंगे। इसके जो कोफिशिएंट्स बी प्राइम में कोई होंगे, आई डोंट नो, B1 B2 क्या देते हैं, प्राइम प्राइम, और इसके कोफिशिएंट्स कोऑर्डिनेट वेक्टर इस बेसिस में माइट बी B1 एंड B2। फर्क नंबर्स फर्क होंगे। R2 में जगह सर? वही है ये, एक सेकेंड, R2 में जगह वही है ये। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लोकेशन, सेम पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट इन द होल वेक्टर स्पेस R2, बट in order to go to the point, अगर मेरा बेसिस कैपिटल B वाला है तो मैं ये दो नंबर यूज करूंगा B1 B2। लेकिन अगर आपका बेसिस कुछ और है, V1 V2 वाला, B प्राइम वाला बेसिस, तो देन यूल यूज डिफरेंट नंबर्स, और वो होंगे B1 प्राइम और B2 प्राइम। ठीक है, पहुंचेंगे हम एक ही जगह। जी Excuse me, sir. जी जी। सर अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था कि एग्जैक्टली वन तरीके से अगर हम बेसिस यूज कर होंगे तो एग्जैक्टली वन तरीके से हम पहुंच सकते हैं। सर इसमें तो फिर वो बात तो फिर वो सही नहीं हुई। Absolutely. Excellent question. I was expecting this question. जो पहले कहा था कि अगर आपके पास बेसिस है तो फिर किसी भी वेक्टर की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। उसका मतलब है इन दैट बेसिस, यानी बेसिस बी के अंदर रहते हुए V तक, या इस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका, लेट्स कॉल दिस वेक्टर V, या जो भी ये पॉइंट है V, बेसिस B में रहते हुए इस पॉइंट तक पहुंचने का सिर्फ यही एरो है, यही तरीका है। उसके यही दो नंबर हैं, B1 और B2। यानी अगर मैं और आप दोनों एक ही बेसिस की बात कर रहे हैं, उस बेसिस में यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, वो ये है B1 और B2, और नहीं हो सकती। लेकिन अगर बेसिस कोई और है, B प्राइम, इस बेसिस में फर्क रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन B प्राइम के अंदर एक ही होगी रिप्रेजेंटेशन, B1 प्राइम और B2 प्राइम। ये वाला लाल एरो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस पॉइंट तक पहुंचने का। अगर किसी के पास कोई थर्ड बेसिस है, ये वाला, इसमें एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, C1 इसका बेसिस वेक्टर है और C2 इसका दूसरा बेसिस वेक्टर है। इसके मुताबिक यही पॉइंट तक पहुंचने का कोई तीसरा तरीका है। ठीक है, इज दैट क्लियर? और वो यूनिक होगा उस बेसिस में। कंफ्यूजन आपकी इंक्रीज तो नहीं हो गई? ऐसे क्लियर हो गया। Okay. Anyone else? Are these things clear? Yes, sir. Okay, let's continue. Okay, प्लस माइनस थ्योरम का नाम जरा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया यहाँ पे, पर द आइडिया इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस ये इन तीन फिगर्स को बस देख लें। आपके पास पहले केस में एक प्लेन है, ठीक है, ये ग्रे वाला, ठीक है, और ये जो दो वेक्टर्स हैं ये इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ये वाला और ये वाला, और जो तीसरा वेक्टर है ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। चूंकि ये दो वेक्टर्स जो कि इस प्लेन में लाई करते हैं, और ये 2D का प्लेन है, लेट्स अज्यूम 2D का प्लेन है एक, और दो वेक्टर्स हैं आपके पास जो, अच्छा, ये जो दो वेक्टर्स हैं जिन पे मैंने टिक लगाया है, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है? एनीवन?
क्या ये लीनियरली, नो सर। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ये फर्क डायरेक्शंस के हैं, एक से दूसरा नहीं बन सकता। और क्या इनका स्पैन ये वाला प्लेन बना देगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से? Yes, sir. ओके, सो ये स्पैन भी करते हैं, ये दो वेक्टर स्पैन भी करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। मैं लिख देता हूँ, पहली क्वालिटी भी है इनमें और लीनियर इंडिपेंडेंट दूसरी क्वालिटी भी है इनमें। इसका मतलब ये बेसिस है, ठीक है। और अगर मेरे पास सेट है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर v1, लेट्स कॉल दिस वेक्टर v2, लेट्स कॉल दिस वेक्टर v3। अगर मेरे पास एक सेट था v1 और v2 और ये इंडिपेंडेंट थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, और इनका जो स्पैन था वो ये प्लेन था। मैंने जो v3 एक वेक्टर इस सेट में ऐड कर दिया है, v1 v2 के सेट में एक और वेक्टर ऐड किया है जो आउट ऑफ स्पैन है। आउट ऑफ स्पैन टर्म आप समझ गए होंगे, इसका क्या मतलब होगा। ये v1 v2 के स्पैन से बाहर है, v1 v2 का स्पैन तो ये ग्रे वाला प्लेन था। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? अगर मैं ये ऐसे कर दूं कि मैं ऐसा वेक्टर ऐड किया सेट में जो इन दोनों के स्पैन से बाहर है, तो ये पूरा सेट अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। डू यू गाइज अग्री? तो क्या मतलब समझ नहीं आया। क्या समझिए? क्वेश्चन रिपीट कर दें क्वेश्चन। ओके, सो आपसे ही है क्वेश्चन, अब गौर से सुनिएगा। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनका मैं स्पैन लेता हूं तो ये ग्रे वाला प्लेन आ जाता है। अब मैं तीसरा वेक्टर लेके आता हूं जो इनके स्पैन में नहीं है, यानी इस ग्रे वाले प्लेन से बाहर है, ऊपर या नीचे करके। और मैं एक नया सेट बनाता हूँ। पहले मेरे सेट में था v1 और v2 जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट थे फर्क डायरेक्शन से, और अब मैं एक तीसरा वेक्टर लेके आता हूँ जो ग्रे प्लेन से बाहर है, यानी v1 और v2 के स्पैन से बाहर है। ये तीसरा वेक्टर मैंने आउट ऑफ स्पैन ऐड किया है। इसके ऐड करने से अभी भी मेरे जो सेट है जो कि अब बन गया v1 v2 v3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से या डिसएग्री करते हैं? नो सर। नो का मतलब क्या है? सर ये v1 और v3 मिलके v2 नहीं बना सकते? v1 और v3, इसको आप इस तरह से इमेजिन करें कि आपके पास एक आपकी बुक है, कोई बुक का जो कवर है या पेज ले लें, उसके अंदर v1 और v2 जिंदा है, पेज के ऊपर फ्लैट, और v3 बुक से बाहर को थोड़ा पॉइंट कर रहा है। जब आप v3 और v1 को पॉइंट करें यूज करेंगे तो मैं ये इस तरह का प्लेन एक आ जाएगा। ये पेज से बाहर निकल रहा होगा, पेज से बाहर निकल रहा होगा प्लेन, ये आपकी किताब को कट कर रहा होगा, तो इससे v2 नहीं बन सकता। यस सर, यस सर। यानी आप इनके कोई भी कॉम्बिनेशंस ले लें, बाकी कोई भी दो ले लें, v1 v3 ले लें, v1 v2 ले लें, या v2 v3 ले लें, कोई भी दो ले लें, तीसरा नहीं बन सकता। और वो इसी वजह से नहीं बन सकता क्योंकि आपने जो तीसरा वेक्टर ऐड किया है ये v1 v2 के स्पैन में नहीं था।
अगर आपने कोई ऐसा वेक्टर ऐड कर लिया होता जो v1 और v2 से बनता था, यानी उसके स्पैन में था, यानी ग्रे वाले प्लेन में था, तो लीनियर इंडिपेंडेंस तो ख़त्म हो गई। v3 अगर स्पैन में होता तो फिर तो लीनियर इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। स्पैन का मतलब ही है कि वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। तो एक लेसन ये मिला कि अगर आपने अपना सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आपने उसको बढ़ाना है, बड़ा करना है सेट, तो फिर आप सिर्फ कोई, और आप चाहते हैं बढ़ाना है और अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहें, तो फिर आपको जो नया वेक्टर ऐड किया है इट मस्ट बी आउटसाइड द स्पैन ऑफ ऑल द पहले वाले जो वेक्टर्स थे। v3 हैज टू बी आउटसाइड द स्पैन, वरना डिपेंडेंसी आ जाएगी। सेकंड फिगर, इसमें फिर से प्लेन है मेरे पास, वही वाला 2D प्लेन है और तीनों वेक्टर प्लेन के अंदर है। प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर। uh, 2D प्लेन को स्पैन करने के लिए मुझे कितने वेक्टर्स चाहिए? जी दोबारा बताइए। मिनिमम टू। यस। यानी अगर मैं कोई एक निकाल दूं, लेट्स से ये वाला निकाल देता, तो अब मेरे पास अभी भी दो वेक्टर्स हैं। विल दीज टू वेक्टर्स स्पैन द प्लेन, 2D प्लेन? यस सर। इसका मतलब है कि इस केस में मैं कोई भी एक वेक्टर अगर निकाल दूं, द रिमेनिंग विल स्टिल स्पैन द प्लेन। और थर्ड फिगर में बिल्कुल सेकंड की तरह का ही केस है, उससे भी ज़्यादा आसान, कि फिर से ये प्लेन है, लेट्स से 2D प्लेन है, और इसमें मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जिसमें आर द वेक्टर्स, जिसमें ये वाले वेक्टर्स तो कोलीनियर हैं, ये दो, तो ये तो वैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इनमें से कोई एक निकाल दूं, मेरे पास अभी भी वही ताकत है ना? अगर ये ज़्यादा लेंथ वाला निकाल देता हूँ, अभी भी मेरे पास वही ताकत है। जी जी सर 2D में हम 3 वेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं? ऐसे। इनफैक्ट मैं 4 वेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी। R2 में मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और मैं एक सेट बना लेता हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं बना सकता हूँ। मैं इन सारों को यूज़ करके एक सेट बना लेता हूँ। 7 वेक्टर्स थे। ऑफ कोर्स ये 7 वेक्टर्स जो हैं ये स्पैन तो करते होंगे R2 को, 2 ही काफ़ी थे, पर ये भी स्पैन तो करते हैं। और ये वेक्टर्स और डायमेंशन को कोई लिंक नहीं आता। वेक्टर्स, ये मैं इनको सेट कह रहा हूँ, बेसिस नहीं कह रहा मैं अभी। इट्स अ सेट ऑफ 7 वेक्टर्स। ये स्पैन तो करते होंगे, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्या ये 7 के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नो सर। तो इसका मतलब ये बेसिस नहीं है अभी। असल में ये जो हम सारी एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, ये प्लस माइनस थ्योरम, ये इसी तरफ जा रही है बात, कि अगर आपके पास सेट एक है तो उससे बेसिस कैसे बना सकते हैं आप? ठीक है, यानी अगर ये सिचुएशन थी कि मेरे पास 2D स्पेस में 7 वेक्टर्स थे, तो आई नो कि बहुत सारे जो हैं वो एटलीस्ट 5 जो हैं वो तो डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि 2 काफ़ी थे सारों को बनाने के लिए।
तो मैं 5 वेक्टर इसके अंदर से निकाल सकता हूँ, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल। इस 2D प्लेन में से मैं एक एक्स्ट्रा वेक्टर निकाल सकता हूँ, इस 2D प्लेन में से मैं कोई भी एक एक्स्ट्रा वेक्टर निकाल सकता हूँ, और अभी भी जो मेरे पास 2 रह जाएंगे दोनों केसेस में, इस केस में भी 2 रह गए, दे विल बी इनफ टू स्पैन, they will, and if they are linearly independent they will form a basis। इधर जो 2 रह जाएंगे they will be enough to span this plane, and if they are linearly independent then खैर एक ही बात है, स्पैन करते होंगे तो इंडिपेंडेंट भी होंगे। और इधर भी कि अगर मैं सेट में से कोई ऐसा वेक्टर निकाल देता हूँ जिसका बाकियों के स्पैन से बाहर था, तो उसके वेक्टर के उस वेक्टर के निकालने से मेरा ओरिजिनल प्लेन, या उल्टा देखें, अगर मैं एक ऐसा वेक्टर ऐड कर देता हूँ जिसका इस प्लेन के स्पैन से बाहर था, तो अब जो आपके पास सेट आ गया है V1, V2, V3 का, उसकी डिमेंशनैलिटी अब 3 हो जाएगी, वो 3 डिमेंशनल स्पेस बन जाएगी, 2 डिमेंशनल नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं स्पैन के अंदर वाले में वेक्टर डाल देता, ये वाला या ये वाला, तो मेरी डिमेंशनैलिटी चेंज नहीं होनी।